दोस्तों, मैं इवान और ये कहानी उन दिन की है जब मैं मिस्र यानी इजिप्ट से यात्रा से वापस आया था। मैं वापस आया, ऑफिस गया और एक हफ्ते बाद एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मैं ऑफिस से घर आया और जैसे ही अपने फ्लैट के दरवाजे में दाखिल हुआ, मेरी बिल्ली रिचर्ड ने कहा, नमस्ते इवान। मैं हैरान रह गया। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, हाय रिचर्ड। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि रिचर्ड ने सच में बात की है। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप नीचे छोड़ दिया। मैंने रिचर्ड से पूछा, क्या तुमने अभी अभी कुछ बोला है? उसने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं बोला। मैंने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता। दोस्तों, हम दोनों सोफे पर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर ये हुआ क्या। मैं हाल ही में काम के सिलसिले से काहिरा गया था। वहाँ एक बाजार खान अल खल्ली में घूमते हुए मेरी नज़र एक लड़की की मूर्ति पर पड़ी। वह 1 फुट का था और एक मम्मी बने हुए आदमी की मूर्ति थी जिसके हाथ छाती पे बंधे हुए थे। लेकिन मूर्ति का वजन उसके साइज से ज़्यादा लग रहा था और ठंडी हवा के बावजूद वो गर्म थी। उस आदमी के चेहरे की डिटेल इतनी कमाल की थी कि उसकी आंखों के पास की झुर्रियाँ भी साफ साफ दिख रही थी। एक पल के लिए लगा कि जैसे वो असली है। मैंने दुकानदार से मूर्ति का कीमत पूछा। मुझे लगा कि वो सैकड़ों डॉलर मांगेगा, लेकिन उसने सिर्फ $20 मांगे। तो मैं उसे खरीद कर घर ले आया। मैंने उस मूर्ति को अपने टीवी के पास रख दिया। रिचर्ड ने मुझे कहा, जब से तुम ये मूर्ति लाए हो तब से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पूछा, तो क्या इसी मूर्ति की वजह से तुम बोल पा रहे हो? रिचर्ड ने कहा, मेरे दिमाग में हमेशा से ख्याल तो थे, लेकिन जब तुम ये मूर्ति लाए तो मैं अंग्रेजी में सोचने लगा और पहले मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने मूर्ति को उठाया और गौर से देखा। लकड़ी तेल जैसी लग रही थी। उस पर छोटी छोटी दरारें थी, जैसे नसें, और लाल और गहरा लाल रंगों की परतें रोशनी में चमक रही थी। शायद ये मूर्ति जितनी पुरानी लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। दोस्तों, रिचर्ड का बोलना शुरू में मेरे लिए अजीब था, लेकिन अब मैं इस सदमे से बाहर आया तो हमारी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। मेरा कोई दोस्त नहीं था। ऑफिस के बाद मैं बस घर आकर वीडियो गेम खेलता या फिर टीवी देखता। अब भी वही करता था, लेकिन अब मेरे पास बात करने के लिए कोई था। रिचर्ड मुझसे दुनिया के बारे में तरह तरह के सवाल पूछता और मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता। उसने एक बार मुझसे पूछा, कुत्तों को हमसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और अगर ये मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा? मैंने कहा, तुम्हारा पेट इसके लिए नहीं बना है। बिल्लियों को कच्चा मांस खाना चाहिए। शुरू में तो रिचर्ड भी मेरे साथ वक्त बिताकर खुश था, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीते वो मेरे बर्ताव से चिढ़ने लगा और उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उसने एक दिन मुझसे कहा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैंने कहा, मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं है। रिचर्ड बोला, रोज रोज तुम घर आते हो और सोफे पर बैठ जाते हो, तुम कुछ करते ही नहीं, तुम कितने आलसी हो। एक बार मैंने 2 दिन के लिए लगातार पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो रिचर्ड ने मुझे घृणा से देखा। उसने मुझे पूछा, तुम ये सब कैसे खा सकते हो? मैंने कहा, मेरा खाने बनाने का मन नहीं है। उसने मुझे फिर कहा, तो सलाद ऑर्डर कर लो, एक बार के लिए ही सही, कुछ सेहतमंद खाना ऑर्डर कर लो। धीरे धीरे मुझे रिचर्ड से चिढ़ होने लगी। मैं उससे बचने लगा। ऑफिस के बाद उसकी सलाह मानकर मैं जिम जाने लगा। उससे मेरा लगभग 9 किलो वज़न कम हो गया। रिचर्ड भी अब बाहर ज़्यादा निकलने लगा था। ऑफिस जाने से पहले वो मुझे खिड़की खोलने को कहता। पूरा दिन शिकागो में घूमने के बाद वो रात में वापस आता और कभी कभी तो वो अगले दिन। वैसे ही मैंने एक दिन उसको पूछा, तुम क्या करते रहते हो? उसने मुझे जवाब दिया, दुनिया के बारे में सीख रहा हूँ। उसका यह बर्ताव मुझे अजीब लगने लगा था। यह उसकी बातें थी, उसका अंदाज मैं समझ नहीं पा रहा था। अब वह सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं लग रहा था, अब वो मुझे नफ़रत से भरा लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे और दुनिया के बाकी के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जैसे वह सबसे बेहतर हैं और हमें भी उसके स्तर पर पहुंचना चाहिए। जब मैं खाली होता तो उससे भी मूर्तियों के बारे में रिसर्च करने लगा। मुझे पता चला कि उससे भी एक जादुई नौकर की मूर्ति है जो मौत के बाद मुर्दे के साथ दफनाई जाती है। यह आत्मा की दुनिया में जाकर मुर्दे के लिए काम करती है।
जैसे कि उसका एक क्लोन। मैंने रिचर्ड से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह बस मेरा मजाक उड़ाता रहा। उसने हंसकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस मूर्ति ने मुझ पर कब्जा किया है? मैंने भी उसको जवाब दिया, बिल्लियाँ अचानक से बोलना शुरू नहीं करती, कुछ तो गड़बड़ है। रिचर्ड ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद मैं बाकी बिल्लियों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ? मैंने कहा, रिचर्ड, तुम प्लेटो और अस्तुर पढ़ रहे हो, तुम लिवी का हिस्ट्री ऑफ रोम पढ़ रहे हो, यह सामान्य बात नहीं है। एक दिन मैंने एक प्रयोग करने का सोचा। एक रात जब रिचर्ड बाहर था, मैं मूर्ति को नीचे अपनी कार में रख आया। जब रिचर्ड वापस आया तो बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत मुझे जगाया, मेरे बिस्तर पर कूदा और मेरे चेहरे पर गुस्से से देखने लगा। रिचर्ड चिल्लाया, वो कहाँ है? मैंने उसे बाहर फेंक दिया। मैंने झूठ बोला, तो जाओ और वापस लाओ, वरना क्या तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने मुझे पहले कभी धमकाया नहीं था और मुझे उसकी बात पर विश्वास था। वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं मूर्ति को कार से वापस लाया और टीवी के पास फिर से रख दिया। लेकिन उसके बाद मैं रिचर्ड से दूर रहने लगा। सच कहूँ तो मैं उसे डरता था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। एक दिन उसने मुझे कहा, इस शहर के लोग कितने उबाऊ हैं। हर दिन मैं उन्हें एक ही काम करते हुए देखता हूँ। कोई सपना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब मेरी हद हो गई थी। मैंने पूछा, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? अगर महत्वाकांक्षा इतनी ज़रूरी है तो शायद तुम्हें कहीं और जाकर रहना चाहिए। उसने मुझे तुरंत कहा, क्या तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मैंने कहा, मुझे लगता है हम दोनों ही खुश रहेंगे अगर हम अलग रहेंगे तो। रिचर्ड मान गया। मैं उसकी मदद करने का ऑफ़र दिया। जहाँ भी वो जाना चाहता था मैं उसकी मदद करता था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और उसी रात मेरे बुरे सपने शुरू हो गए। मैं सपने में अपने बिस्तर पर लेटा था जब दो सड़े हुए हाथ मेरे बिस्तर से बाहर निकले और मुझे नीचे खींचने लगे। एक काले समंदर में मैं हाथ पैर मार रहा था, सांस लेने के लिए लड़ रहा था और गहराई में डूबता जा रहा था। और मेरे आसपास कुछ और भी था जो मुझे देख रहा था। वह इंसान नहीं थे, कुछ और थे, आत्माएं या भूत। उनकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जब मेरी आंख खुली, मैं पूरे पसीने से भीगा हुआ था और मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। रिचर्ड मेरे बिस्तर के किनारे पे बैठा था और उसकी भी पीली आंखें थी जो मुझे घूर रही थी। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने उसे पूछा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं था। मैं पहले से भी ज़्यादा डर गया था। मैं मदद के लिए बेचैन था। क्या पता जिस चीज़ ने रिचर्ड पर दिमाग पर कब्जा किया था वह अब मुझ पर कब्जा करना चाहती थी। उत्सेत भी मूर्ति पर रिसर्च करते हुए मुझे एक शिकागो के कॉलेज प्रोफेसर की प्रोफाइल मिली, डॉक्टर सराह चैन, जो मिस्र विज्ञान के विसर्जक थे। मैंने उन्हें एक ईमेल लिखा और रिचर्ड का वीडियो भी अटैच किया। वैसे ही डॉक्टर चैन परिसर के एक कैफ़े में मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई। वो आई, उनकी बाल पोनीटेल में बंधे थे, आंखें थकी हुई थी और हाथों पर नीली स्याही लगी थी। उसने आते ही मुझे तुरंत कहा, क्या तुम पक्के से ये कह सकते हो कि ये वीडियो असली है? ये कोई वीडियो ट्रिक तो नहीं? मैंने उनसे कहा, यह वीडियो बिल्कुल असली है। मेरी बिल्ली बोल सकती है। जब से मैं वह मूर्ति लाया हूँ तब से वो बात कर रहा है। उसका बर्ताव भी अब धीरे धीरे बदल गया है। शुरू में वो काफ़ी दोस्ताना था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वह मेरी मौत चाहता है। डॉक्टर चैन ने मुझे कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे लगता है कि तुम जो मूर्ति लाए हो उसके अंदर एक आत्मा फंसी हुई थी। मैंने तुरंत कहा, एक आत्मा? उसने सर हिलाया। डॉक्टर चैन ने कहा, अमीर लोगों को ऐसे सैकड़े मूर्तियों के साथ दफनाया जाता था। यह सोचा जाता था कि मुर्दों की आत्मा इन मूर्तियों को जिंदा कर देगी ताकि वे उनके लिए काम कर सके। शायद यही हुआ है। उसकी भी आत्मा इस मूर्ति में थी, वह जाग गई है। मैंने तुरंत कहा, तो वह आत्मा क्या चाहती है? उसने कहा, शक्ति, दौलत, इज्जत। डॉक्टर चैन ने कॉफ़ी पी और कुछ देर सोचा।
अगर मूर्ति ने यह सब किया है तो शायद मूर्ति को बर्बाद करने से ही यह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं इसे कैसे बर्बाद करूं? डॉक्टर चैन ने कहा, यह मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे जला देती। आग तब तक बुझाना मत जब तक मूर्ति पूरी तरह राख न बन जाए। मैंने कहा, क्या आप पक्की हैं कि मुझे इससे मदद मिलेगी? डॉक्टर चैन ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसके अलावा क्या कर सकते हो। विश्वविद्यालय के वापस आते हुए मैं एक दुकान पर रुका और मैंने कुल्हाड़ी, लाइटर और लाइटर फ्लूइड खरीदा। मैंने सब कुछ कार की डिक्की में छुपा दिया ताकि रिचर्ड को पता ना चले। घर पर पहुंचा तो रिचर्ड ड्राइंग रूम की खिड़की पर बैठा हुआ था। वो अपनी उसकी पूंछ हिला रहा था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आज तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं गए? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने झूठ कहा। तो घर पर क्यों नहीं रुके? मैंने कहा, कुछ काम था, बस थोड़ा सा बुखार था। मैं अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन रिचर्ड मेरे सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें अजीब सी खुशबू आ रही है, किसी का परफ्यूम। तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, किसी से नहीं, कुछ कैशियर से, शायद उनका परफ्यूम है। शायद। मैं रिचर्ड को हटाकर अपने बिस्तर पर बैठा और बेडरूम का टीवी चालू कर दिया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। रिचर्ड दरवाजे के पास घूम रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम आज घर पर रुकने वाले हो? उसने कहा, आज थोड़ी ठंड है। मैंने कहा, क्या तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा, कुछ विचार हैं, मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगा। कुछ देर बाद मैंने दरवाजे को हल्का सा खोला। वो वहाँ नहीं था। मुझे लगा वो सो गया है। मैं धीरे से टीवी के पास गया और उससे भी मूर्ति को उठाया और तुरंत रिचर्ड मुझ पर गुस्से से झपटा। इसे हाथ मत लगाना। उसके पंजे मेरे चेहरे पर लग गए और खून बहने लगा। मैंने उसे पकड़ा और सोफे पर फेंक दिया। फिर मूर्ति उठाकर दौड़कर अपने फ्लैट से बाहर निकल गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तुम्हें इसका इंतजाम भुगतना पड़ेगा, उसने चिल्लाया। मैं नीचे दौड़ा और अपनी कार में बैठ गया। मेरे गालों से खून टपक रहा था। शुक्र है उसने मेरी आंखों को नहीं छीला। मैं सोचने लगा कि इस मूर्ति को कहाँ जला सकूं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं 1 घंटे तक बिना किसी मकसद से घूमता रहा। फिर शिकागो की दक्षिण हिस्से की तरफ चला गया और एक खाली ग्रेफाइट के गोदाम के पास गाड़ी पार्क की। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं कार से उतरा और डिक्की खोला। दूर कहीं पे कोई चिल्लाया और मैं घूम गया, लेकिन मैं अब भी अकेला था। बस इमारतें और परछाइयाँ थी। चिमनी से निकलता हुआ धुआं आसमान में घूम रहा था। मैंने कुल्हाड़ी और लाइटर फ्लूइड निकाला। मैंने कुल्हाड़ी से मूर्ति पर वार किया और मैंने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। बिजली कड़की। दूर पुलिस सायरन की आवाज़ आई। मैंने मूर्ति के 2 टुकड़े पर लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। जैसे ही आग जली, एक भयानक चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर बारिश शुरू हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट से आग को बचाया जब तक कि वह इतनी बड़ी ना हो गई कि बारिश उसे बुझा ना सके। मैंने देखा कि लकड़ी राख बन गई और हवा उस राख को उड़ा ले गई। वह भयानक मूर्ति हमेशा के लिए चला गया था। मैंने दुआ की कि यह सब खत्म हो जाए, रिचर्ड ठीक हो जाए। बारिश और तेज़ी से गिरने लगी। मैं वापस कार में बैठा और घर चला गया। जब मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ, सारी लाइटें बंद थी। मैंने लाइटें जलाईं। टीवी के सामने कालीन पर खून के छींटे थे। तभी मैंने रिचर्ड को देखा। वो सोफे से कूदा और माऊं किया। रिचर्ड, मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने फिर से माऊं किया। मैं घुटनों पर बैठ गया। वो मेरे पास आया और मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा, क्या तुम सब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वह बैठ गया और घुर्र घुर्र करने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब पीली नहीं लग रही थी। आई लव यू रिचर्ड, मैंने कहा। वह अपने पानी के कटोरे के पास गया और पानी पीने लगा। आखिरकार यह सब खत्म हो गया था। मैं सोफे पर बैठा और टीवी चालू किया। रिचर्ड मेरी गोद में कूदा और मैं उसे प्यार करने लगा। लेकिन तभी अचानक बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने मेरे कंधों को पकड़ लिया। उससे पहले कि मैं पलट कर देखता कि कौन है, मुझे पीछे की तरफ जोर से खींच लिया गया। मेरे घुटने कॉफ़ी टेबल से टकरा गए। मैं कालीन पर पंजे मार रहा था और वो मुझे घसीट कर मेरे बेडरूम से बाहर ले जा रही थी।
मैं मदद के लिए चिल्लाया। बेडरूम का दरवाज़ा मेरे पीछे ज़ोर से बंद हो गया। अंधेरे में जिसने मुझे पकड़ा था उसने मुझे बिस्तर पर पकड़ लिया। 2 पीली आंखें मेरे चेहरे के सामने आई। तुम एक कमज़ोर इंसान हो, उसने कहा। मैंने उसको ठंडे हाथों को अपनी छाती पर महसूस किया। मेरा दिल जम सा गया था। बिस्तर पानी में बदल गया और मैं फिर से उसी काले ठंडे पानी में डूबने लगा। छोड़ दो मुझे, मैं चिल्लाया और कोशिश की कि मैं वापस ज़मीन पे आ जाऊं। तभी मुझे रिचर्ड के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने उस पूरे सपने को तोड़ दिया। अचानक मुझे वापस अपने बिस्तर का एहसास हुआ। मैं पूरी तरह हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब मैं डरावने पानी की जगह सांस ले रहा था। मैं दरवाजे पर गया और उसे खोला। रिचर्ड मेरी तरफ देखा और माऊं किया। फ्लैट की लाइट झिलमिलाने लगी। मैं रिचर्ड को उठाया और कार में ले गया। मैं पूरी रात कार में घूमता रहा, डर कर कि घर वापस जाना ना पड़े। उसके बाद मैं कई दिनों तक होटलों में रहा। मेरी मुलाकात फिर से डॉक्टर चैन से हुई। डॉक्टर चैन को मैंने ये सब सारी बातें बताई। उसने मुझे कहा, क्या तुम फिर से घर पे गए? मैंने कहा, हाँ। कुछ टाइम के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म होने लगे थे, तो हम वापस गए। पहली रात थोड़ी डरावनी थी, लेकिन अब फ्लैट अब पहले जैसा सामान्य लग रहा है। उसने कहा, तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? मैंने कहा, कभी कभी जब मैं सोता हूँ तो अजीब आवाज़ सुनकर जाग जाता हूँ, लेकिन शायद यह मेरा वहम है। सच कहूँ तो अब मुझे लगता है कि मैंने एक अजीब सी कल्पना की है। उसने मुझे कहा, लेकिन तुम्हारे पास वीडियो है। मैंने कहा, वह भी बदल गया है। यह देखो। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उन्हें वीडियो दिखाया। रिचर्ड कैमरे की तरफ देखता है और माऊ करता है। उसने मुझे फिर कहा, तुमने उसको बात करते हुए सुना है? मैंने कहा, मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है। और रिचर्ड ने मूर्ति तोड़ने के बाद बात नहीं की। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। डॉक्टर चैन ने कहा, तो मूर्ति तोड़ने के बाद काम बन गया? मैंने कहा, शायद हाँ। डॉक्टर चैन से अलविदा लेने के बाद मैं घर वापस आया और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। रिचर्ड और मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। मैं खुश था कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है, लेकिन रात को जब रिचर्ड मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठा होता है तो मैं सोचता रहता हूँ कि वह क्या सोच रहा है और वो पहले जैसा कितना रिचर्ड बचा है। कभी कभी मैं उसे छोड़ने की सोचता हूँ, लेकिन वह मेरी बिल्ली है। वह 7 साल से मेरी बिल्ली है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने